की पत्रकार परिषद आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इसलिए है कि मैं वार्ड नंबर 10 से इच्छुक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। जी, आपने ये मन क्यों बनाया कि वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 10 में मैं पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने काम किया है कि हर घर में मैं एक फैमिली मेंबर की तरह एंटर कर चुका हूँ, घुस चुका हूँ। और यहाँ के लोग जब भी उनके घर में कोई दुविधा होती है, कोई परेशानी आती है, तो वो लोग मुझे आकर बताते हैं। कई बार ऐसा है कि घर के मेंबर को भी वो बातें नहीं पता रहती जिस बात जो सब मुझे बताते हैं। वो अपने दुख बांटते हैं, सुख बांटते हैं। उनके साथ मैं रोया हूँ, उनके साथ मैं हंसा हूँ, उनके साथ मैं खाया हूँ, पिया हूँ। तो अब जब वो लोग चाहते हैं कि हमारे में से ही कोई पढ़ा लिखा होनहार जो उनकी आवाज़ को कॉरपोरेशन में बहुत तेज़ी से रख सके, काम करवा सके, एक्सक्यूजेस ना दे सके, वो लोग मेरे पीछे कई दिन से वार्ड वाले के आप लड़िए, आप इलेक्शन में उतर जाइए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मन नहीं बना हुआ था। यही वजह है कि मैं लेट हो गया। मैंने कोई फोटो नहीं खिंचाया किसी स्टेज पर चढ़कर, कहीं पर जाकर मैं गटर के सामने खड़ा नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा वार्ड जानता है कि मैंने कितने लोगों के क्या क्या चीज़ें बिकने से बचाया है। ये सब बातें बोलना यहाँ पे शोभा नहीं देता, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आपने किया कि आप दिखाइए। तो अब ये मौका जब मिला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आप लोग सब आए, ये बात मेरी वार्ड नंबर 10 के हर घर तक पहुंचे, तो अब ये चीज़ें जो की गई है वो बताना ही पड़ेगा। तो ये बातें हैं कि कई लोगों के ऐसा है कि उनके घर के फ्रिज, टीवी तक, घर तक बिकने की बात है। हम लोगों ने वहाँ पर उनको हौसला दिया, उनके आंसू पोंछे। यहाँ पे कई माएँ मौजूद हैं कि जिनका मैं बेटा हूँ, कई लड़कियाँ मौजूद हैं कि जिनका मैं भाई हूँ। और ये सारा चौहान कॉलोनी, सागर प्लाजा से लेके गैबी नगर, फातिमा नगर तक, शांति नगर तक, ये सब मेरा घर है और मैं यहाँ का बेटा हूँ। तो ये सब सोचकर मैंने हाँ कही है कि अब मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। उसके लिए ये एक शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कि आपको लगता है कि चुनौतियां सिर्फ राजनीति में आएंगी, ऐसा नहीं है। मैं जब यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं MS बना हूँ, मास्टर ऑफ सर्जन बना हूँ, तो क्या मैंने कम चुनौतियाँ देखी होंगी? ये हंसता हुआ चेहरा, मासूम, भोला भाला आपको लगता है, लेकिन कई हजारों लाखों लोगों के आगे बढ़कर मैंने ये सब सीट हासिल की है और ये सब मैंने तरक्की हासिल की है। इस पर मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहनें और बहुत सारे दोस्तों का बहुत हाथ है कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरा साथ दिया है। मेरे उस्ताद, असातिज़ा सबका, यहाँ तक कि आपको बता दूं कि चुनौतियाँ तो आई ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मगर हजारों लाखों की तादाद में जब ये एग्ज़ाम होता है तो महाराष्ट्र, ऑल महाराष्ट्र रैंक 1 लाकर मैंने उन सारी चुनौतियों को पार करके ये सीट हासिल की थी। और अल्टरनेटिव मेडिसिन से भिवंडी का पहला सर्जन मैं बना और अब तक मैं ही हूँ अल्टरनेटिव मेडिसिन से भिवंडी का पहला सर्जन। सर, अभी आपने कहा कि लोग अपनी पर्सनल बातें और जो भी चीज़ें उनके घरेलू वो आपसे करते हैं, जिसको सुनकर आपको ऐसा लगा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अक्सर ये होता है कि इलेक्शन लड़ने के पहले ये इमोशनल चीज़ें बताई जाती हैं और फिर इलेक्शन लड़ने के बाद जब जीत करवाते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई इलेक्शन तो मैंने वार्ड के लिए लड़ा है, ना कि आपके पर्सनल के लिए। इस पर क्या कहेंगे? लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वोट आपसे वोट नहीं मांगा था पर्सनल चीज़ों के लिए, लेकिन मैं तो बना ही नहीं, मैंने तो अब तक खड़ा ही नहीं हुआ था, तो मैं 5 साल से क्यों ये सब काम कर रहा था, पर्सनली मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि ये मेरा नेचर है। अगर आप भी मेरे पास आएंगे और आप मुझसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो मैं करूँगा आपके लिए भी। पर्सनल काम करना ये इलेक्शन में लड़ने की चीज़ है कि वार्ड का काम करना ये लड़ने की चीज़ है? मैं वार्ड के लिए, इलेक्शन के लिए ये सब पर्सनल काम नहीं कर रहा था उनका। मैं उनको अपना भाई समझ के, बाप समझ के, बेटा समझ के, बहनें समझ के ये सब काम कर रहा था। इसी वजह से मैं 6 महीना पहले से इस लाइन में उतरा नहीं।
ऐलान नहीं किया, मेरा मन ही नहीं था इलेक्शन में खड़ा होने का, मेरी वो फील्ड ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं इन लोगों की ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सक रहा था बिना पावर के, तो पावर में आने के बाद मैं इनकी प्रॉब्लम्स और अच्छे से सॉल्व कर सकूंगा। अपना मन में है फैसला कि किस पार्टी के साथ कायम रहना। कई पार्टीज का नाम इसमें है, लेकिन मैंने भी कई पार्टीज के, मैं एक पार्टी है कि जिनके सामने मैंने अपना प्रस्ताव रखा कि मुझे वो मैं चाहता हूँ उस पार्टी में जाने के लिए, लेकिन अभी किसी पार्टी के नाम की कोई घोषणा करने का मुझे नहीं कहा गया, तो इसलिए अभी कोई पार्टी के नाम की घोषणा नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक वादा जरूर कर सकता हूं कि जिस पार्टी के साथ भी मैं रहूंगा और जिस पैनल के साथ भी मैं रहूंगा, तो उनके साथ मैं डटा रहूंगा और आखिरी दम तक उनका साथ दूंगा और पार्टी को भिवंडी लेवल पर बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कि मैंने हर फील्ड में किया है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। पार्टी के जीतने के बाद पार्टी चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन मैं अपना पास्ट बता सकता हूं कि इनमें से कोई भी खड़ा होकर आज तक ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से एक भी बार झूठ बोला हो। चैलेंज है ये मेरा कि कोई बता दे कि डॉक्टर इमरान ने ये कहा था और ये नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ, अपनी बात पे खड़े नहीं उतरे। पर्सनल लेवल पर, पॉलिटिकल नहीं, बचपन से लेके आज तक, इवन यहाँ तक कि अगर कोई ये बोल दे कि डॉक्टर इमरान ने एक छोटी सी गाली भी दी है, चैलेंज है मेरा कि आज तक मैंने ऐसा भी नहीं कहा, एक गाली तक भी मैंने नहीं दी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरी पारसाई बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आना चाहिए जो साफ सुथरे हों, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, पॉलिटिक्स में तरक्की याफ्ता लोग आने चाहिए, जो हमारी बात कह सके, सच्चे आना चाहिए, झूठे आते। तो अब एक सच्चा आ रहा है, उसका खैर मकदम करें, वरना ये चीजें बोलना छोड़ दें। और दूसरी बात ये है कि मैं जब पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरे चाहने वाले जो मेरे बहुत करीब है वो कहते हैं आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि आप में चालाकी है। तो ये सब पॉलिटिक्स के लिए क्राइटेरिया बन गया है पॉलिटिक्स में आने के लिए। वक्त हुआ करता था, हमने माजी की बातें सुनी है, पढ़ी है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में अव्वल वक्त में वही लोग आया करते थे जो जमाने में मुअज़्ज़ज़ हुआ करते थे। तो अब हम ऐसे ही लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं कि जो झूठ बोलना जानते हो और जो लोगों को वर्गलाना जानते हो। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं डटा रहूंगा, तो मैं कह रहा हूं और आप इस बात से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग अगर आगे भी रहे साथ में तो फिर मुझसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरह से आप इस बड़े मैदान में वार्ड नंबर 10 में किस तरह की घटना हालात है और किन कुछ मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे, खासकर देखा जाता है विजन क्या है मैनिफेस्टो और वार्ड के लिए जो काम है। कई सारी स्कीम्स आपने बताई, योजनाएं, ये तो कई सारी एनजीओ भी करती है या नहीं भी करती है। आपसे हमारा सवाल था, आपका विजन क्या एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए कॉर्पोरेटर, आप जीतने के बाद किन मुद्दों को सामने रख के ये मतलब पहला काम करेंगे, क्या खस्ता हालत है जो जिस पर आप काम करेंगे ये बताइए, और इसकी क्या गारंटी है इसके बारे में बताइए। यही सब खस्ता हालात है जो आप बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो मैं ये सब करूंगा। सड़क खस्ता हालत, पानी, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, पानी की बहुत, पानी, सड़क, सफाई नहीं है, एयर पोल्यूशन है और स्ट्रीट पोल्यूशन है और एजुकेशन नहीं है लोगों के पास में, अवेयरनेस नहीं है किसी काम को लेकर, कौन हमारा काम कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सब मालूमात नहीं, ये सब मालूमात पहुंचाना। और ये सब स्कीम जो है, आप कहते हैं कि बहुत सारी एनजीओज है, बहुत सारे ये जो ये सब काम कर रहे हैं, आपने किसी भी नगर सेवक के मुंह से इतनी सारी योजनाएं आज तक सुनी है? और आप बताइए। हाँ, कभी नहीं। हमें ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए कि जो ये सब बता सके, मेरे से भी आगे बता सके। ये तो खैर अभी 10 मिनट के लिए बातचीत में मैं ये सब लेकर आया हूँ। मैं बहुत सारी स्टडी कर रहा हूँ और भिवंडी के हालात बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। हाँ, और आप बस इस तरह से मेरे साथ बने रहिए तो मैं आगे तक जाऊंगा। कि अगर किसी पार्टी से आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या इस चुनावी मैदान में आप रहेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे?
वो आप बहुत आगे की बात पूछ रहे हैं। आप मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो आप भी पॉजिटिव सोचिए, मुझे नेगेटिव की तरफ अभी जाना ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मेरे लोग और हमारी टीम डिसाइड करेगी कि आगे हमें क्या करना है, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। ये आपने क्या मन बनाया? मैंने अभी तक उस बारे में सोचा नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिलती, क्योंकि मुझे कई जगह से बातचीत चल रही है और मुझे है उम्मीद कि टिकट मिल जाएगी। और अगर टिकट नहीं भी मिलती, जैसे कि मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो वहां पर जब मैंने ये सब चीजें बताई है, अपना क्वालिफिकेशंस और ये सारी चीजें, तो वहां पे उन्होंने कहा कि ऐसी क्वालिफिकेशंस वाला और इस तरह से बोलने वाला यहाँ नहीं आया है अभी तक हमारे इंटरव्यू में, और ये मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप लोगों ने वहां क्वेश्चन करना चाहिए कि उनको टिकट क्यों नहीं मिलती। अगर हम जीत कर आते हैं, अगर मैं जीतता हूँ, तो मैंने कुछ चीजें सोच कर रखी है, आगे भी सोचता रहूंगा और करता रहूंगा। तो जैसे मेरा मैनिफेस्टो ये है कि मैं क्या करूंगा अगर जीतने के बाद में, और ये सब करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा कॉलर आप लोग पकड़ सकते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। पहला तो एयर क्लीन, वाटर क्लीन और सड़कों और टॉयलेट, ये सारी चीजों पर मेरा ध्यान रहेगा। दूसरा 24/7 हमारी ऑफिस रहेगी जो कि कंप्लेंट्स के लिए रहेगी। आज तक मुझे नहीं पता कि 24/7 मतलब 24 घंटे के लिए कोई भी कॉर्पोरेटर की ऑफिस खुली रहती है, मिलती रहेगी। दूसरी चीजें यहाँ पर जैसे केजीएन हॉल है या दूसरे भी किसी हॉल है, केजीएन हॉल का नाम इसलिए रहा हूँ कि वो हमारे एकदम मोहल्ले में है और वहां तक की मुझ तक बात पहुंची है। तो केजीएन हॉल की रेनोवेशन का काम किया जाएगा। दूसरी बात, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। जो ड्रॉप आउट लोग हैं उनको पढ़ाई की तरफ लगाया जाएगा। उनकी फ्री में पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, वार्ड के आलिमों को, जैसे कि वार्ड के आलिमों में से चुनकर आलिमों को हर साल किसी न किसी आलिम को उम्रा कराया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा, मदरसे में जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मुझे अभी एक मदरसे का नाम आया है हमारे इधर पे, फैजान अजहरी मदरसा है। दूसरा, हमारी जो मस्जिद है बागे मदीना मस्जिद, तो उस मस्जिद में जैसे कि मैं सुनता आ रहा हूँ हर जगह ये बात चलती है कि मस्जिद के मदरसों के जो उलमा होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी सैलरी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, वो हमारे सरों के ताज है। तो लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है। यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि कोई आलिम नहीं बने। माँ बाप से पूछते तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई नहीं कहता कि आलिम बनेगा। तो आलिम बनने के लिए डिमांड होनी चाहिए उलमा की। तो मेरे तरफ से हर महीने की सैलरी उलमा की और हर महीने की सैलरी खुद्दाम की और हर महीने की सैलरी जो पढ़ाने आते हैं उन उस्तादों की मेरी जानिब से रहेगी। ये मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं मांग रहा हूँ, उनको जो गवर्नमेंट से मिलेगा तो वो मिलेगा, लेकिन ये मेरी तरफ से रहेगा। और दूसरे मस्जिद जो मेरे वार्ड में है, अगर वो लोग भी मुझसे आकर मिलेंगे तो जीतने के बाद में मैं उनका भी इंतजाम कराऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज, एम्बुलेंस के लिए मैं देखता हूँ कि यहाँ के मोहल्ले में बहुत परेशानियां होती हैं। कई बार ऐसा रहता है कि एम्बुलेंस इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो मेरे वार्ड नंबर 10 के लिए मैं फ्री एम्बुलेंस 24/7 का इंतजाम रखूंगा 5 साल के लिए। दूसरी चीज, फ्री लेबोरेटरी टेस्ट 5 साल के लिए मुफ्त लैब की टेस्टिंग का इंतजाम करूंगा। फ्री डॉक्यूमेंट्स जो मेक होते हैं, डॉक्यूमेंट जो बनते हैं आप लोगों के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे भी डॉक्यूमेंट, फ्री में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफिस में हमारा बंदा 24/7 आपके लिए मौजूद रहेगा। एक और बात, रोटी बैंक, ये तो मेरा पहले से बहुत सारे सपने हैं। जैसे कि ओल्ड एज हाउस खोलना, जो लोग माँ बाप को नहीं रखते हैं तो वो माँ बाप को मैं रखूंगा, ये सारी चीजें तो वो बात की बात है। लेकिन रोटी बैंक, मैंने सुना है जितने भी जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे पहले भी, और पहले के जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे तो लोगों को खाने प्रोवाइड करते थे, तो उसमें से एक चीज तो मैं स्टार्ट कर ही दूंगा अगले दिन से, जब से अगर मैं जीतूंगा, कि रोटी बैंक, जिसमें रोटी बैंक नहीं नाम रहेगा उसका, वो डायरेक्टली हम खाना प्रोवाइड करेंगे। पूरे भिवंडी शहर के जितने फकीर हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाएगा मुफ्त में।
उनका ऐसा सिस्टम रहेगा, वो हम बताएंगे कि वो नाम लिखा कर जाएंगे सुबह में और शाम में उनको खाना खिलाया जाएगा, उसका इंतजाम ये रहेगा। तो उसमें हमारे मोहल्ले के लिए भी जो लोग हैं कि जिनके घरों में खाना नहीं पक रहा है या फकीर लोग जो हैं उनको खाना वहां पर खिलाया जाएगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने सोच रखी है, वो मैं करूंगा। और इसके पहले भी मैंने ये सब बहुत सारी चीजें की हैं। जैसे कि एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि आप बोल रहे हैं कि इतना बोल रहे हैं, इसने क्या किया होगा। मोहल्ले का एक शख्स था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे रिकॉर्ड मेरे पास में है। उस शख्स को ऑपरेशन की जरूरत थी, रात में 4 से 5 बजे तक का टाइम था वो, और ऐसा था कि अगर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसका बीपी बिल्कुल ड्रॉप हो रहा था, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट था वो। उसको ओटी में लिया जा चुका था। हम लोगों ने तैयारियां की कि ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसका कोई नहीं था। एक फ्रेंड उसका आए थे साथ में और उन्होंने उसको छोड़कर चले गए थे। इमाम साहब और हर एक तक को मैंने मोहल्ले के कई जिम्मेदारान को फोन किया था, लेकिन उस टाइम किसी से मेरी बात नहीं हो पाई। 2-3 मोहल्ले की ख्वातीन आई, बुजुर्ग, उन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग गवाह रहिए कि मैं इनका ऑपरेशन में कर रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पर, क्योंकि जान चली जाएगी। उस बंदे का ऑपरेशन मैंने किया हमारी टीम ने, और वो बंदा आज सही सलामत मौजूद है। उसके ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो गए थे, और वो उसके बारे में मैंने कहीं पे पेपर में, मैंने कहीं पे मीडिया में कुछ नहीं कहा। ऐसे मेरे पास में कम से कम 100 से 150 केसेस हैं कि जो मैंने अपनी जिम्मेदारी पे मैंने खुद साइन करा, उसका मैं रिलेटिव बना और मैंने उसका ऑपरेशन करवाया था। आज वो बंदा जिंदा। इस तरह से मेरे पास सैकड़ों हजारों मिसालें हैं कि जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन अभी इस बात का वक्त नहीं। आप समझ लीजिए, खाली आप लोगों तक मोहल्ले में सर्वे करके पूछ लीजिए, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों ने मौका दिया तो मैं आपके साथ में डटा रहूंगा, और इसी तरह से मैं अपनी खिदमत अंजाम देता रहूंगा।